नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, देश और दुनिया में एक बड़ी खबर चल रही है। खबर है कि ईरान ने इजराइल पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया है। अगर हमले की बात की जाए तो ईरान ने सबसे पहले 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो दागा। उसके बाद दोनों तरफ से जो मिसाइल है, जो लड़ाई है, जो युद्ध है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम कहें तो मिडल ईस्ट क्राइसिस जो है वो अपने चरम पर पहुंच गया है। क्रूड ऑयल देखिए या बुलियंस देखिए या एनर्जी, तमाम जगहों पर जो है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तो इसी समझ को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अनुज गुप्ता सर। अनुज गुप्ता सर एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड हैं कमोडिटीज एंड करेंसी सेगमेंट की। तो सबसे पहले हम अनुज सर का स्वागत करना चाहेंगे। अनुज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चल जी, थैंक यू। अनुज सर, सबसे पहले प्रतिक्रिया हम आपसे लेना चाहेंगे। फर्स्ट कमेंट, ये चल क्या रहा है सर? अचानक इतना अच्छा सब कुछ स्मूथ चल रहा था, फेस्टिव सीजन, फेस्टिव मोड में हम लोग आ गए थे, लग रहा था कि सब कुछ बड़ा गुडी गुडी है, मार्केट भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। गोल्ड भी उम्मीद की जा रही थी कि रिबाउंड करेगा या अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन अचानक से खबरें आई नहीं है कि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है वो एकदम अपने चरम पर पहुंच गया है। देखिए विशाल जी, ये एक जियोपॉलिटिक का टेंशन है। अगर आप देखेंगे तो ये रशिया यूक्रेन वॉर से स्टार्ट हुआ था। बढ़ते बढ़ते जी। ये फिर इसराइल हमास में आ गया और अब इस ईरान भी उसमें कूद गया है। तो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और ऐसे में देखिए एक चीज जरूर साफ आती हुई दिख रही है कि जो जियोपॉलिटिक का टेंशन है ये जल्दी से ठंडी होने वाली नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जी। हम देखें तो करीबन 1 साल के आसपास हो गया है और कंटिन्यूस बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो हमें लग रहा है कि अभी ये जो वॉर है ये एक चलता रहेगा। यहाँ पे कोल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन आती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से बमबारी हुई है वो एक बहुत क्रिटिकल रूप ले चुकी है, क्योंकि हमें लगता है कि एक लंबे टाइम तक चल सकती है। तो उसके चलते हमें लगता है कि जो अगर आप एक बुलियंस की बात करेंगे जो कि हमेशा से ही सेफ हेवन के तौर पे रहे हैं, तो मुझे लगता है जी। कि जी। अभी जो है सेफ हेवन के तौर पर आपको गोल्ड के अंदर एक अच्छी खासी एक डिमांड आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जनरली हम देखते हैं कि ऐसी वार सिचुएशन टाइप में जो एसेट क्लास होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर एक ड्रॉडाउन देखने को मिलता है, चाहे करेंसी हो, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे इवन इक्विटी मार्केट हो, सभी में गिरावट देखने को मिलती है। तो बट इसके अगेंस्ट में हम देखते हैं कि सिर्फ एक गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेफ मानी जाती है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है अगेंस्ट अनसर्टिनिटी के तौर पर देखने को मिलती है। जी। जी। अनुज सर, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि देखिए ये जो इस साल है या उससे पहले वाला भी साल अगर देखें तो ये तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशन से ये साल भरा हुआ रहा। लेकिन मैं आपको नजर डालना चाहूंगा सर कि अगर मैं एक साल से अगर मैं सोने को ट्रैक करूं तो 1 जनवरी को अनुज सर सोने की जो कीमत थी वो 63,000 के आसपास हुआ करती थी, और चांदी जो था जो 73,000 के आसपास हुआ करता था अनुज सर। लेकिन आज की जो कीमत है 3 अक्टूबर को ये 75,762 के आसपास है, और चांदी देखिए 90,000 91,000 के आसपास है। सर, पहला सवाल कि इस साल अब तक मात्र एक साल में 12,000 से अधिक रुपए महंगा हो चुका है सोना। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक साल में गोल्ड करीबन 26-27% बढ़ा है। इनफैक्ट अगर आप अप्रैल से भी देखेंगे अभी तक तो उसमें 17% की रिटर्न आई है, जो कि सिर्फ 6 महीने हुए हैं अभी तक। तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। देखिए इसके पीछे जो रीजन थे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन तो थे ही, उसके साथ जी। साथ जो यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट कट होने का चल रहा था, जो कि फाइनली सितंबर में जाकर कट हुए, तो वो भी एक बहुत जी। बड़ा फियास्को यहाँ पे चल रहा था, जिसकी वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा था। तीसरा बड़ा जी। कारण था कि चाइना की तरफ से अच्छी खासी डिमांड हमने देखी थी। तो ये कुछ कारण थे जो कि गोल्ड को सपोर्ट कर रहे थे। और इस साल क्योंकि आप देखिए पिछले 2 सालों से लगातार हम एक जियोपॉलिटिकल टेंशन का माहौल देख रहे हैं। इस साल यूएस के अंदर इलेक्शन भी हैं। तो ये सब जी। जितने भी इश्यूज थे, वो सभी इश्यूज ऐसे बने कि गोल्ड के लिए सपोर्टिव हो गए और गोल्ड का भाव जी। पहले के मुकाबले स्पीड से और बढ़ा। जी। अनुज सर, इलेक्शंस भी है यूएस में, और यूएस फेड की बात की जाए तो आगे भी उन्होंने संकेत दिया है कि जो ब्याज दर में जो कटौती है वो आगे भी जारी रहेगी। इसका क्या इम्प्लीकेशन? चूंकि देखिए सर, ये बड़ा हार्ड टर्मिनोलॉजी रहता है, लोग जो है आम भाषा में समझना चाहते हैं, और आप चूंकि माहिर हैं सभी चीजों को सरल तरीके से समझाने में, तो सर यूएस फेड वाला मामला क्या था, ये भी अगर चूंकि अब हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे हैं तो इसको भी समझाइए ना आसान भाषा में।
देखिए यूएस के लिए सबसे दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी। एक तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और वहाँ पर जो बेरोजगारी दर है उसको कंट्रोल करना। तो जी उनकी जो इन्फ्लेशन की दर थी वो करीबन 4% तक पहुँच गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे। तो अब उनकी जी जो इन्फ्लेशन की दर है, जो महँगाई की दर है, वो 2% के आस-पास आती हुई दिख रही है। तभी इन्होंने ये बोला कि अब हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो रहा है, उसकी वजह से नाउ दे आर डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट करने शुरू किए हैं। उनकी जी इकोनॉमिक में हमेशा से ही 2 चीज़ें रही हैं जो काफ़ी उनको स्ट्रेस रखती हैं, जो कि बेरोज़गारी दर है और इन्फ्लेशन है। तो यहाँ पर इन्होंने इस जी बार इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते ही इन्होंने इंटरेस्ट रेट कट करने भी शुरू किए हैं। क्योंकि जी यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है, उनके लिए इन्फ्लेशन सर को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट टास्क होता है। तो उन्हों यहाँ पर जी इन्होंने इन्फ्लेशन को मैनेज करना अब इन्होंने मैनेज करना शुरू किया। तो उसकी वजह से अब जो गोल्ड का भाव है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया और इंटरेस्ट रेट कट होते हुए दिखाई दिए। तो जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट कट हुए, तो जो अमाउंट था वो इंटरेस्ट से निकलकर, बैंक से निकलकर, बॉन्ड से निकलकर गोल्ड में शिफ्ट जी होता हुआ दिखाई दिया। तो इसकी वजह से हमने देखा कि जो एक सपोर्टिव फैक्टर था गोल्ड को, वो यहाँ पर फेडरल रिजर्व की तरफ से भी मिला। दूसरा बड़ा कारण जी था इलेक्शन का। इलेक्शन में हमने रिसेंटली देखा था कि एक इलेक्शन में भी हमने टर्मोइल आते हुए देखा था, वहाँ पर कुछ हमने डिसरप्शंस देखे थे। सर जो ट्रम्प साहब के आसपास गोली की भी हमने सुना था क्योंकि उनके कान के पास से गोली गई थी। तो एक फियास्को जो है वहाँ पर पॉलिटिकल भी हुआ था। इसकी वजह से जी पॉलिटिकल अनरेस्ट भी वहाँ पर हमने देखने को मिला था। तो ऐसी सिचुएशंस जब भी अनरेस्ट वाली बात होती है, चाहे वो माइक्रो लेवल पर हो, चाहे वो मैक्रो लेवल पर हो, तो ऐसे में लोग सेफ हेवन की तरफ जाते हैं और सेफ हेवन अगर आप बात करेंगे, तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप पूरे विश्व में सेफ हेवन के तौर पे देख सकते हैं। जी अनुज सर, एक और प्रश्न है मेरे माइंड में अभी आ रहा है कि क्या कंजर्वेटिव अमेरिका में कंजर्वेटिव या डेमोक्रेट्स, अगर दोनों में से कोई पार्टी आती है तो कौन बेहतर होगा हमारे लिए, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। ये अगर आप ट्रम्प साहब की बात करेंगे तो हमने उनका टेन्योर देखा है। लास्ट टाइम जब जी ट्रम्प साहब थे तो उनके टाइम में हमने बहुत सारी ट्रेड वॉर्स देखी थी। हमने देखा था कि वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं अमेरिकन्स अमेरिका के फर्स्ट। साइड में। यस, अमेरिका फर्स्ट के लिए। तो हमने वो जी देखा था कि उस टाइम पे कुछ वीज़ाज़ को लेके भी डिस्रप्शंस हुए थे, ट्रेड वॉर्स भी हुई थी। तो उनका हमेशा जी से रहता है, तो मुझे लगता है कि अगर वो आते तो अगेन हम दोबारा से वो एस्केलेशन शायद देखें। अगर वो एस्केलेशंस होते हैं दोबारा से तो अगेन गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। तो अभी अगर आप इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ट्रम्प साहब आते हैं, क्योंकि उनके लिए हमेशा से अमेरिकन फर्स्ट रहते हैं और अमेरिकन फर्स्ट होने की वजह से जो डिस्ट्रप्शंस हैं, वो बाकी नेशंस के जी साथ हो सकते हैं, इंडिया के साथ हो सकता है कि आपको कहीं न कहीं वीज़ाज़ को लेके या चाइना में अगर देखें तो वहाँ पे प्रॉपर्टी को लेके तो कहीं न कहीं बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं। तो वो अगेन एक क्रिएट करेंगे एक फियास्को, जिसकी वजह से आपको गोल्ड जी में सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे जी लगता है कि अगर ट्रम्प साहब आते हैं तो फिर अगेन आपको गोल्ड में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। ओके सर। अब अनु सर आते हैं सोने चांदी के भाव पर, यानी भारतीय सराफा बाजार में क्या है हलचल। तो अभी देखिए 24 कैरेट का जो दाम है, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के वेबसाइट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ 75,762 के आसपास है 24 कैरेट गोल्ड। 22 कैरेट गोल्ड है 69,398 के पास और 18 कैरेट है 56,822 के पास। अगला सवाल सर, लोग आपको सुनना चाह रहे हैं कि अब कहां तक जाता हुआ दिखेगा सोना सर। देखिए मुझे ध्यान है जब हमारा लास्ट हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था तो हम ये टारगेट कर रहे थे कि 78 के आसपास के रेट आने चाहिए। उस टाइम कस्टम ड्यूटी कट हुई थी, तो गोल्ड का जी भाव करीबन 68, 69 के आसपास आ गया था। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था जी कि गोल्ड का भाव नीचे आएगा, बट हमने यही कहा था कि गोल्ड जितना नीचे आएगा उतना स्पीड से बाउंस भी करेगा। सिल्वर का प्राइस ऑलमोस्ट 78 तक आ गया था। वहाँ से एक अच्छी जी रिकवरी हमने देखी है सिल्वर में और करीबन 92,000 के आसपास सिल्वर अब दोबारा से आती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि गोल्ड का जो वेरी नियरेस्ट टारगेट है वो 78,000 है। क्योंकि करीबन 2700 से लेकर $2750 के आसपास बनेगा। अभी करीबन $2650 की रेंज में चल रहा है। तो हमें लगता है कि जल्दी ही आपको गोल्ड का भाव 78,000 के आसपास देखने को मिल सकता है और सिल्वर में जी हम दोबारा से 95 से लेकर 98,000 के रेंज को हम टारगेट कर रहे हैं। जी। अनु सर, लोग अब जानना चाहते हैं कि क्या वैसा मौका फिर आएगा क्या कि नहीं, क्योंकि निर्मला सीतारमन जी जो देश के वित्त मंत्री, उन्होंने कस्टम ड्यूटी को सर 15% से घटाकर 6% किया था। आपने ठीक कहा 68 69 के आसपास आ गया था। क्या सर फिर अभी कहीं मौका मिलेगा क्या, जैसे कि शेयर मार्केट में भी हम लोग कहते हैं कि बाय व्हेन यू सी द डिप, तो सोने और चांदी का डिप आ सकता है क्या सर कि नहीं आएगा, मौका छूट गया। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा-सा मौका छूटा है, मगर हाँ, डेफ़िनिटली देखिए गोल्ड जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ अ प्रोसेस। जैसे हम एसआईपी करते हैं, अगर किसी का श्योर। छूट भी गया तो घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि इसको आप ऐसे एसआईपी के तौर पे भी देख सकते हैं। क्योंकि गोल्ड के अंदर आपको हर ग्राम का गोल्ड मिलता है, 1 ग्राम से लेकर आप 1 किलो तक गोल्ड ले सकते हैं।
तो अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया, जो करना भी चाह रहा है, वो अपने एसआईपी के फॉर्म में 1-1 ग्राम करके गोल्ड, क्योंकि सभी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर वो एक्सचेंज के थ्रू जाना चाहता है तो एक्सचेंज के थ्रू 1 ग्राम का भी कॉन्ट्रैक्ट है, 8 ग्राम का भी है, 100 ग्राम का भी है, 1 किलो का भी है। उसके विपरीत अगर वो गोल्ड ईटीएफ में आना चाहते हैं तो वहां पर आपको 1 ग्राम का 100वां हिस्सा भी मिल रहा है। मीन्स आपको 69 रुपीज में आप गोल्ड के अंदर गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 70 रुपए लेकर आप गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर किसी से छूट भी गया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं उसके थ्रू वो जाकर स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी अभी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके का जियो पॉलिटिकल टेंशन है, जिस तरह का पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, लगता है कि कहीं ना कहीं गोल्ड को अभी भी सपोर्ट मिलेगा। और गोल्ड मुझे लगता है कि अभी भी आपको आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर दोनों ही कमोडिटी आपको अच्छा खासा जी परफॉर्म करती हुई दिखाई देंगी। तो अगर आप इसको अभी भी कंपेयर करेंगे इक्विटी के मुकाबले, तो इक्विटी के मुकाबले भी काफी अच्छे रिटर्न अभी गोल्ड सिल्वर ने दिए हैं। मुझे लगता है कि अगर जो रह गया है वो एसआईपी के फॉर्म में छोटी छोटी डिनोमिनेशन लेके हर महीने एक प्रोसेस बना सकते हैं कि उनको 1 ग्राम में 2 ग्राम लेना, तो धीरे धीरे उसको एक्यूमुलेट करें। तो ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट के लिए पार्ट है, इसको शॉर्ट टर्म ना समझे। कम से कम मेरे हिसाब से 1 साल का व्यू इन्वेस्टर को रखना चाहिए। जी। अनुज सर, एसआईपी को लोग भली भांति ही समझ जाते हैं कि हाँ, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके डालना है और हर महीने रेगुलर इन्वेस्टिंग होती है। लेकिन सर, गोल्ड ईटीएफ को लेकर अभी भी लोगों में उतना जो एजुकेशन है, उतना जो लिटरेसी है, उतना नहीं है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आसान भाषा में समझाइए सर कि जो इन्वेस्टमेंट का आपने बात कही कि गोल्ड एंड सिल्वर में उसका एक बेहतर ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ। सर, पहले तो ईटीएफ क्या होता है, गोल्ड ईटीएफ में अगर पैसा लगाना है तो क्या करना होगा, प्लीज आप बताएं। देखिए, मैं आपको ये व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि मार्केट में अभी कौन कौन से तरीके अवेलेबल हैं। एक तो आपके पास प्लीज। ट्रेडिशनल गोल्ड तो है ही, जिसमें कि आप फिजिकल में जाकर ज्वेलर से गोल्ड ले सकते हैं, तो सबको पता है। जी इसके अलावा फ्यूचर्स मार्केट में एमसीएक्स एक्सचेंज जैसे एनएससी बीएससी होता है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं, जहां पर आप फ्यूचर्स मार्केट के थ्रू गोल्ड को बाय कर सकते हैं और उसकी फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं। इसमें 1 ग्राम जी का गोल्ड भी अवेलेबल है, इसमें 8 ग्राम का भी है, 100 ग्राम का भी है और 1 किलो का भी है। सिल्वर में अगर जी आप देखेंगे तो 1 किलो का सिल्वर भी है, 5 किलो का भी और 30 किलो भी। तो जैसी आपकी यूज है वैसी आप क्वांटिटी बाय करके अपने डीमैट अकाउंट में इसको होल्ड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है जी गोल्ड ईटीएफ का। जैसे हम म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं वैसे ही एएमसीज की अपने गोल्ड ईटीएफ होते हैं। ये ईटीएफ जो है 1 ग्राम गोल्ड, जैसे सपोज आपका 7,000 का चल रहा है, तो आज एक जी ईटीएफ की वैल्यू करीबन 70 रुपए होगी। मीन्स वो क्या नाम है, अपने जो 1 ग्राम गोल्ड है उसका भी 100वां जी हिस्सा आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आप अगर ओके 1 ग्राम गोल्ड लेना चाहते हो तो आप एक एक क्वांटिटी करके आप बाय कर सकते हैं, तो आपको वहां पर 70 रुपए का एक गोल्ड ईटीएफ मिलेगा। बेसिकली गोल्ड जी ईटीएफ बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड होता है। तो जो एएमसी इसको रन करती है वो उतना गोल्ड अपने पास रखती है, उसको बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड करती है। तो गोल्ड ईटीएफ लेना भी बेहतर ऑप्शन है। गोल्ड ईटीएफ को आप कभी भी बाय करके कभी भी बेच सकते हैं, उसको अपने डीमेट में होल्ड कर सकते हैं। आप उसको किसी को गिफ्ट करना चाहें तो आप डीमेट के थ्रू उसको गिफ्ट भी कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आप उसको अच्छा अमाउंट आपको मिल रहा है तो आप उसको कभी भी बेच के निकल सकते हैं। इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती। ये एक बेहतर ऑप्शन है जिसको आप लंबे समय तक के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं। फ्यूचर्स जी मार्केट में एक्सपायरी होती है, मगर उसमें भी ऑप्शन है कि वहां पर आप डीमेट अकाउंट ओपन करके उसकी डिलीवरी डीमेट अकाउंट में ले सकते हैं। तो ये दोनों जी ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जिसमें आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी। अनुज सर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इसको भी लेकर कई बार खबरें आ रही हैं, मैं आपसे भी चर्चा भी करता रहता था। दो धड़े में बटे हुए हैं लोग। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है इसको डिसकंटिन्यू कर देगी, यानी ये जो सरकार की जो बहुत अच्छी योजना थी इसको सरकार अब आगे चलाना नहीं चाहती है। जी, आपकी क्या राय है सर, क्या ये खबर में पुष्टि आप करते हैं? देखिए अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई आरबीआई की तरफ से, बट जी हमें लगता है कि शायद अभी सरकार इसको इवैल्यूएट कर रही है, कैलकुलेशंस कर रही है। मुझे लगता है कि जल्दी ही वो कोई ना कोई नया प्लान लेकर आएंगे। देखिए, उनकी ऐसी मंशा तो नहीं है कि उसको बंद करें। हाँ, हो सकता है कि कुछ ट्रांच उसके कम कर दें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था भारत के लिए, भारत के हाउस होल्ड्स के लिए। और सबसे जी बड़ी बात, अगर आप एसजीपी का डेटा देखेंगे तो उसमें टीयर 2 टीयर 3 सिटी से काफी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला था, जो कि जनरली जी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो सरकार के लिए काफी बेहतर था। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए सरकार अभी हो सकता है कैलकुलेशंस कर रही हो, बट हाँ, जल्दी ही मुझे लगता है कि कोई ना कोई ट्रांच सरकार लेकर आएगी। जी। अनुज सर, कुछ मेरे व्यूअर्स के सवाल ये भी आ रहे हैं कि सर से पूछिए कि कमोडिटी पे तो चर्चा हो गई, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो सोने और चांदी से बड़े कोरिलेटेड हैं, जैसे टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया सर, टीबीजेड हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया। इन शेयरों पर भी सर से राय मांगना चाह रहे हैं लोग। सर, आपका क्या राय है सर, इन शेयरों में भी दाव लगाया जा सकता है दिवाली तक या नहीं?
देखिए जनरली जो हम बुलियन स्टॉक्स को देखते हैं वो जनरली बुलियन के टेंडम में चलते हैं। हमारा मानना है कि अगर गोल्ड स्टॉक्स चलते हैं, गोल्ड का प्राइस अगर चलता है तो जनरली उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक्स में देखने को मिलता है। हमने ये देखा भी है हिस्टोरिकली कि जब गोल्ड के प्राइस बढ़े हैं तो जितने भी बुलियंस के स्टॉक्स हैं या बुलियन से रिलेटेड स्टॉक्स हैं सब में अच्छा खासा मोमेंटम रहा है। मगर इसके अलावा भी कंपनी के अपने कुछ अलग फंडामेंटल्स होते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट्स होती हैं, कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं। इवन हमने अभी रिसेंटली सेबी का सर्कुलर भी देखा है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा मार्केट एक वॉलेटाइल हुआ है। मुझे लगता है कि गोल्ड के अलावा भी कुछ और कंपनीज के फंडामेंटल्स को जिसको देखना चाहिए। बट हाँ, ये एक एक फैक्टर है कि गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ता है तो उन कंपनीज के स्टॉक्स प्राइस में आपको अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो इस पे आप नजर रख सकते हैं, इसको एक एज अ फैक्टर एक मान सकते हैं कि जब आप बुलियन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो आप गोल्ड के प्राइस की तरफ जरूर देखें। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो चांस है कि उस स्टॉक का प्राइस भी बढ़ सकता है। जी। अनु सर, अगला सवाल एक आ रहा है, बड़ा रोचक है। कह रहे हैं व्यूअर की, देखिए सर, हम लोग तो बाजार में सोना खरीदने जाते हैं, जो रेट पता कर जाते हैं, उस रेट पर जब वहां किसी भी ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं तो उसमें मेकिंग चार्ज, तमाम तरह के टैक्स बता दिए जाते हैं। तो हालांकि अगर किसी को ज्वेलरी लेना हो तो वो तो चलिए उसको मन आ जाता है, लेकिन कोई अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से उसको लेना चाहे, आप बेसिक आसान भाषा में मैं कहना चाहूँ सर, तो कि मेकिंग चार्ज और कह रहे हैं कि टैक्स से बचना है, तो अनुसर से सलाह मांगी क्या करना चाहिए? देखिए अगर ज्वेलरी आप ले रहे हैं तो ज्वेलरी इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ज्वेलरी को ओके। हम वापस नहीं बेच सकते, राइट। तो ये हमको थोड़ा सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि अगर हम फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं तो वो किस पर्पस के लिए ले रहे हैं। अगर हम ज्वेलरी ले रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आप ज्वेलरी को वापस नहीं बेच सकते। तो जब भी आप ज्वेलरी को बेचने जाएंगे तो उसमें से ज्वेलर कुछ ना कुछ 10-20% काट लेगा। सर। तो वो तो हमेशा से ही एक नुकसान का सौदा होता है। ज्वेलरी उतनी लेनी चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट हो। जहां तक सवाल है इन्वेस्टमेंट का, तो आज के टाइम में सभी ज्वेलर्स उस लेवल पर है कि वो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड देते हैं। आप उनसे गोल्ड कॉइन्स कॉइन्स भी नहीं तो रॉ गोल्ड आप उनसे ले सकते हैं, जो कि वो कैडबरी में से काट के आपको दे सकते हैं। तो उसमें मेकिंग चार्जेस नहीं लगता है। वो जो प्राइस आपको मिलेगा मार्केट में वही रेट आपको देंगे। मेकिंग चार्जेस उसमें मिलता है जब वो रॉ गोल्ड से कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर आप उनसे 1 किलो की ब्रिक में से कटवा के अगर गोल्ड ले रहे हैं तो उसमें कोई मेकिंग चार्जेस नहीं होगा, जिसको आप हैंड टू हैंड जो रेट चल रहा है मार्केट में उसके उससे ही से आप परचेज कर सकते हैं और उसी से आप बेच सकते हैं। तो ये जो जी। है आप ध्यान रखिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ज्वेलर के पास जाएं और उसको बोलिए कि भाई हमको आप 1 किलो की जो ब्रिक है उसमें से काट के दे, या फिर आपको रॉ गोल्ड बना के दे जिसमें कोई आप मेकिंग चार्जेस ना लें। क्योंकि रॉ गोल्ड का बेनिफिट ये है कि जो रेट एक्सचेंज पे चल रहा है उसी रेट पे आप खरीद सकते हैं और उसी रेट पे आप बेच सकते हैं। तो वहां पर कोई मेकिंग चार्जेस का एक्स्ट्रा नहीं है। मेकिंग चार्जेस केवल उसी में लगती हैं जो कि ज्वेलरी फॉर्म में या कॉइन बेस में होती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप थोड़ा सा माइंड सेटअप करके चले कि भाई आपको ज्वेलरी नहीं लेनी है, आपको रॉ गोल्ड लेना है। आप उनसे ब्रिक से कटवा के गोल्ड को ले सकते हैं। जी। अनुज सर, अब हिंदू धर्म के अनुसार 2 तारीख तक जो था पितृपक्ष चल रहा था। अब आज से बहुत ही शुभ दिन की शुरुआत हो गई है, नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। ऐसे में निवेशकों के मन में है सवाल कि अगर मुझे आज खरीदना है सोना या चांदी, अगर कुछ भी ऐसे धातु खरीदनी है मुझे, तो क्या खरीदने का ये सही समय है या अभी थोड़ा रुक जाए? देखिए अगर आप पिछले 10 सालों को देखेंगे तो हमने सबसे ज्यादा मोमेंटम पितृपक्ष में ही देखी है, और हमने ये देखा है कि पितृपक्ष में प्राइस बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं वो सिनेरियो तो खत्म सा ही लग रहा है मेरे को कि पितृपक्ष में लोग खरीदारी नहीं करते। पितृपक्ष में जनरली लोग परचेजिंग करते हैं, ज्वेलर्स परचेज करते हैं, जो अपना स्टॉक, क्योंकि फेस्टिवल आने वाले, फेस्टिवल से पहले ज्वेलर्स अपना माल भरते हैं तो उस टाइम पे काफी खरीदारी होती है। जी। डेफिनेटली त्योहारों के टाइम पर खरीदारी करना चाहिए। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं कि त्योहार पर आप क्या परचेज कर रहे हैं और सर। मैरिज के टाइम पे आप क्या परचेज कर रहे हैं। मैरिज में जनरली लोग ज्वेलरी परचेज करते हैं जो कि मैंडेटरी है, तो वहां पर आप जी। ले सकते हैं। त्योहारों के जी। टाइम पे अगर आप गोल्ड ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो शुभ के तौर पर गोल्ड लिया था उतना ही आप गोल्ड परचेज करें। मीन्स आपको अगर एक कॉइन लेना है तो शुभ के मुहूर्त के तौर पर तो आप ले सकते हैं। वैसे गोल्ड के लिए मैं तो ये मानता हूँ कि पूरा साल ही शुभ होता है, क्योंकि गोल्ड अपने आप में एक जी। ऑस्पिशियस है। तो अगर आपको जब भी लगे कि गोल्ड का भाव नीचे है तो आप उसमें जाकर उसको परचेज कर सकते हैं। आप त्योहारों की वेट ना करें। जैसे अभी हम देखिए कस्टम ड्यूटी के बाद बड़ा अच्छा गिरावट आया था, तो उस टाइम जी। लोग वेट कर रहे होंगे कि हम दिवाली पे लेंगे। बट जब भी आपको लगे कि गोल्ड का प्राइस काफी नीचे आ गया है या एक अच्छी गिरावट आ गई है तो ले सकते हैं। गोल्ड अपने आप में बहुत शुभ है। अगर हम ऐसे एस्ट्रोलॉजी भी बात करें तो गोल्ड को अगर आप लेते हैं, अगर आप कभी भी गोल्ड को लेंगे तो आपके लिए शुभ संकेत ही है। जी। जी। अनुज सर, अब अगला सवाल मेरे मन में ये आ रहा है जो इसी से जुड़ा हुआ है कि खरीदने के समय किन किन बातों का ध्यान रखें, इसको भी लोग आपसे समझना चाहते हैं। सर्टिफाइड गोल्ड लें, कीमत को क्रॉस चेक करना चाहिए या नहीं, ऐसे तमाम जो है उपाय प्लीज बताएं। देखिए गोल्ड अगर आप ले रहे हैं तो गोल्ड में हॉलमार्किंग का निशान होना चाहिए।
और HUID का निशान होना चाहिए, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो ज्वेलरी है वो कहाँ से बनी है। तो ये दो जो साइंस है ये आपके पास होने चाहिए। हॉलमार्क होना चाहिए और उसमें HUID का नंबर उसमें होना चाहिए। तो ये जो दो जी नंबर हैं ये होने चाहिए, जिससे आप गोल्ड की ज्वेलरी को ले सकते हैं। आप क्वालिटी सर्टिफिकेट ज्वेलर से ले सकते हैं, वो उसको देना पड़ेगा। आप उससे बोल सकते हैं कि जो आपने मेरे को ज्वेलरी दी है या आप गोल्ड दे रहे हो, उसकी प्योरिटी का सर्टिफिकेट आप उनसे ले सकते हैं। और साथ में जी बिल जरूर लें, क्योंकि बिल लेने के बाद ही आपका पक्का हो जाता है कि आपने गोल्ड परचेज किया और जिस क्वालिटी का आपने गोल्ड परचेज किया है उसी का वो बिल बना के आपको देगा। साथ में मुझे लगता है कि जो रिनोन ज्वेलर्स हैं वहां से आप ले सकते हैं। कोई जिसको आप जानते हैं उससे आप गोल्ड ले सकते हैं, क्योंकि फिर उसको बेचना बहुत ईजी होता है। तो जी आपका अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका ये टारगेट है कि आपको गोल्ड को बेचना है, तो आप ऐसे ज्वेलर जी के पास हैं जिसको आप अच्छी भली प्रकार से जानते हैं, जिसको कि आप कभी भी उसको आप बेच सकते हैं, तो आपका गोल्ड वापस ले लें। जी। अनुज सर, एक और अभी की बड़ी ताजा खबर है कि गूगल पे यूजर्स ना अब गोल्ड लोन ले सकते हैं, उनको गोल्ड मिल जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि गूगल और मुथूट फाइनेंस ने एक पार्टनरशिप किया है और लोन की जो लिमिट है वो 5 लाख तक बढ़ा दी गई है। इस खबर को कैसे देख रहे हैं सर कि गूगल पे क्या यूपीआई पेमेंट को और स्ट्रीमलाइन करने के लिए किया गया है क्या? देखिए, डेफिनेटली जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमने पहले भी देखा था, काफी प्लेटफॉर्म्स में गोल्ड लोन आया था, काफी प्लेटफॉर्म पे हमने डिजिटल गोल्ड देखा था। तो वो एक प्लेटफॉर्म है, जो लोग गूगल पे यूज कर रहे हैं उनके उनके पास एक लोन की फैसिलिटी आ गई है। अगर उनके पास गोल्ड है तो वहीं पे प्लेज करके अपने गोल्ड को दिखा के, अपने गोल्ड को प्लेज करके वहां से लोन ले सकते हैं। तो गोल्ड लोन जी की जो फैसिलिटी है वो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू है। मुझे लगता है कि जो गूगल पे यूजर्स हैं उनके लिए वो बेहतरीन ऑप्शन है। जिनको गोल्ड लोन जी लेना है वो गूगल पे करके गोल्ड लोन ले सकते हैं। जी। सर, अब चूंकि आप मार्केट भी देखते हैं, चूंकि हम लोग को शो को वाइंड अप करना है, लेकिन आज मार्केट का भी बहुत बुरा हाल है सर। अगर निफ्टी देखिए तो 25,252 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 544 अंकों की गिरावट है। अगर देखें तो सेंसेक्स में तो 1650 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए सर, तो 10 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए हैं। कैसे देख रहे हैं सर इस खबर को? देखिए, सेबी का कल एक रेगुलेशंस आया था, एक सेबी का ने एक रेगुलेशन चेंज किया। सेबी का जो सर्कुलर आया उसमें कुछ बातें कही गई जिसकी वजह से मार्केट को इम्पैक्ट हुआ। सबसे पहले इम्पैक्ट आया कि जो पर एक्सचेंज पर एक्सपायरी रहेगी उसकी वजह जी से जो पोजीशन थी वो स्क्वायर अप होती हुई दिखाई दी। आज अगर देखें तो निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो वो भी एक बाई चांस है कि सर्कुलर के बाद तुरंत बाद निफ्टी की एक्सपायरी हुई, तो उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया। फिर उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा मार्जिन की बात कही गई वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट मार्केट को रहा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कि जो स्प्रेड मार्जिन होते हैं उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो एक इंपॉर्टेंट हुआ। और एक इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट ये हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज पहले 7 या 8 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट साइज थे वो अब बढ़कर करीब जी 15 लाख हो जाएंगे। तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं जो कम अमाउंट दे रहे थे वो अब बड़ा अमाउंट देंगे मार्जिन के लिए, तो मार्जिन भी बढ़ गए यहाँ पर, कोलेटरल्स भी बढ़ गए और कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो भी बढ़ गया। तो जो छोटे निवेशक हैं जो पहले 10,000 15,000 रुपए लेके ट्रेड कर रहे थे वो अब कहीं नहीं कर पाएंगे, उनको फिर अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो जी चीजें हुई थोड़ी सी मार्केट को एक मार्केट के लिए थोड़ी सी सपोर्टिव नहीं हुई, जिसकी वजह से हमने एक मार्केट में गिरावट आती हुई देखी। हालांकि अगर आप इसको एक लंबी नजर में देखेंगे तो ये एक मैं आपसे पॉजिटिव पूछना भी पॉइंट चाह भी रहा है। था अनुज सर कि ये कदम आखिरकार सेबी को क्यों उठाना पड़ा? देखिए, ये उठाना पड़ा क्योंकि सेबी ने एक रिपोर्ट, एक स्टडी जारी की थी जिसमें सेबी का ये मानना था कि सिर्फ 7% लोगों ने पैसा कमाया और 93% लोगों ने पैसा गंवाया है। और 61,000 करोड़ का नुकसान हुआ था सर। उसमें भी करीब एक ऐसा बहुत बड़ा एज ग्रुप है जिसने पैसा गंवाया है और जो इस मार्केट की नॉलेज लेके नहीं आया। तो कहीं ना जी कहीं सेबी को ये चिंता थी कि अगर यंगस्टर ऐसा पैसा गंवाते रहेंगे तो वो पैसों की अर्निंग कब करेंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेबी ने स्टेप उठाया और इसका मुझे जो मैं देख रहा हूँ कि एक लंबी अवधि में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है कि जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो अब पूरी नॉलेज के साथ मार्केट में आएंगे, वो अच्छी तरीके से वर्कआउट करके मार्केट में आएंगे और मार्केट में कहीं ना कहीं वो प्रॉपर स्टडी करके आएंगे। जो कि हम कहते भी हैं कि जब भी आप मार्केट में आए तो पूरे अवेयरनेस के साथ आए, पूरे मार्केट में नॉलेज के साथ आए, अपने जानकार के साथ आए, अपने जो आपका एडवाइजर है उससे पूरा विचार विमर्श करके आए। अभी जो मैं, जैसा कि हमने भी देखा कई बार कि कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो जस्ट ऐप डाउनलोड करके ऑप्शन ट्रेडिंग करना चालू कर दीजिए, ऑप्शन के बारे में उनको पता नहीं होता। तो एटलीस्ट एग्जैक्टली अब सर। एटलीस्ट जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो अभी अभी 18 साल से ऊपर के हुए हैं, वो एटलीस्ट कम से कम स्टडी करके आएंगे, पढ़ के आएंगे और एटलीस्ट अपने जो फंड का है उसको मैनेज करके आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा स्टेप है सेबी की तरफ से, जो कि लंबी अवधि में आपको एक अच्छा बेनिफिट देगा। जी। अब अनु सर, आपसे लास्ट कमेंट चाहेंगे, कंक्लूड करिए इस पूरे शो को। कैसे देख रहे हैं सर सोना, चांदी और
ओवरऑल बाजार और ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो है इसको समराइज कीजिए। देखिए, मिडल ईस्ट फैक्टर डेफिनेटली एक चिंता का विषय है और यूएस के इलेक्शंस भी है, वो भी बहुत बड़ा इवेंट है। यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होने का है, वो भी बहुत बड़ा इवेंट है। तो ये जो 3 महीने आने वाले हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े इवेंट्स रहेंगे और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ही आपको सबसे ज्यादा सेबी के जो सर्कुलर आया वो इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई देंगे। तो जो 3 महीने हैं ये बहुत क्रूशियल है। मुझे लगता है कि इन 3 महीनों में काफी मार्केट में उठापटक आपको देखने को मिलेगी और ऐसी उठापटक में मुझे लगता है कि गोल्ड एक सेफ हेवन के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। तो हम हमेशा से कहते आए हैं कि अपने पोर्टफोलियो में हमेशा से गोल्ड को रखें। गोल्ड का एटलीस्ट 10 टू 20% आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। तो जिन्होंने गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में रखा होगा वो डेफिनेटली आज चिंता में नहीं होंगे, क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट गिरी है तो यहाँ पर गोल्ड का प्राइस जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। तो मेरा यही राय है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट मार्केट में हैं या अपने इन्वेस्टमेंट में है तो आप अपने डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन जरूर करें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जो अनएक्सपेक्टेड रिस्क है वो मिटिगेट हो जाते हैं। तो मेरा यही पॉइंट है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है तो आप कमोडिटी मार्केट की तरफ जरूर देखें और अपने कमोडिटी पोर्टफोलियो में कमोडिटी को जरूर रखें। बेशक आप 5-10% रखें, बट रखें जरूर, जिससे कि अनसर्टेनिटी में ऐसी गिरावट होगी तो वो आपको हेज प्रोवाइड करेगा। बहुत शुक्रिया सर। अनु सर, आपने अपना बहुत ही कीमती समय लोकमत हिंदी को दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत हिंदी। थैंक यू सो मच सर।